अस्सलाम वालेकुम, आई एम सवेरा एंड आई एम फ्रॉम बैच 19। जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हीट इंजन। हीट इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हीट या थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के निस्बत। हीट इंजन दो हीट रिजर्वायर के दरमियान ऑपरेट होता है। मैं यहाँ आपको हीट रिजर्वायर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि हीट रिजर्वायर होता क्या है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए कि हीट रिजर्वायर होता क्या है। हीट रिजर्वायर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो इन्फिनाइट अमाउंट में हीट एनर्जी कैरी करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेवल। इसका टेम्परेचर लेवल कांस्टेंट होता है। हीट रिजर्वायर में जितनी हीट ऐड की जाए या इसमें से एक्सट्रैक्ट की जाए इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसकी वजह इसकी इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 6000 जूल एनर्जी हीट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रिजर्वायर की अपनी एनर्जी 6000 जूल कम हो जाए। इसी तरह अगर हम हीट रिजेक्ट करते हैं रिजर्वायर में तब भी इसकी एनर्जी सेम, तब भी इसके अपने एनर्जी लेवल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका टेम्परेचर लेवल सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि 6000 जूल एनर्जी ही जो है वो इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, हीट इंजन की तरफ। हीट इंजन हीट को ट्रांसफ़र करता है हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की तरफ। और इस हीट इंजन के हीट ट्रांसफ़र के साथ हमें कोई ना कोई वर्क डन मिलेगा। ये जो वर्क है हम किसी न किसी मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे, मतलब कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस रन करेंगे इस वर्क डन से। यहाँ पर कुछ कॉमन यूज़ होने वाले हीट इंजन की एग्जांपल्स हैं। मोटरसाइकिल इंजन, कार इंजन, स्टीम इंजन कॉमन यूज़ होने वाले हीट इंजन से। मोटरसाइकिल इंजन और कार इंजन तो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। अब मैं आपको हीट इंजन का प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी, जिसके लिए हमें चाहिए हॉट रिजर्वायर, और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर TH है। कोल्ड रिजर्वायर TC टेम्परेचर पर है। एंड इंजन जो है वो QH से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हॉट रिजर्वायर से इस हीट की कुछ अमाउंट को इंजन वर्क में कन्वर्ट कर देगा और बाकी की हीट कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट कर देगा। जो हीट कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी वो QC होगी। हीट इंजन का जो वर्क डन होता है वो इक्वल होगा QH माइनस QC, मतलब जो एनर्जी इंजन रिसीव कर रहा है और जो एनर्जी इंजन रिजेक्ट कर रहा है उसका डिफरेंस। दुनिया का कोई भी इंजन ऐसा नहीं होता जो कि जितनी हीट एब्जॉर्व कर रहा है उसे पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट करे, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन ज़रूर होंगे। हमारे थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जो जितनी हीट एब्जॉर्व करे उसे वर्क में चेंज करे विदाउट एनी रिजेक्शंस। वो कोई ना कोई एनर्जी रिजेक्ट करेगा ही करेगा। हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क मतलब जो नेटवर्क होगा डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू द इंजन, मतलब जो हीट इंजन एब्जॉर्ब करेगा। ये नहीं कि जो हीट कोल्ड रिजर्वायर को सप्लाई हो रही है, नहीं, जो इंजन को सप्लाई हो रही है। वर्क जो डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई टू कोल्ड रिजर्वायर। थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, लेकिन कार्नेट इंजन एक थ्योरेटिकल आइडियल हीट इंजन है, ये कोई रियल इंजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल इंजन है। जो एक फिजिक्स साइंटिस्ट है एनएल सादी कार्नेट, उन्होंने प्रपोज किया था 1824 में। यानी कार्नेट ने एक हाइपोथेसिस दी थी, एक पेपर वर्क था, ये इंजन कभी बना नहीं था और कोई भी रियल इंजन कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी को ऑब्टेन नहीं कर सकता।
रियल इंजन की एफिशिएंसी कार्नेट इंजन के मुकाबले में कम ही होगी। ये कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी 70% होती है। इट मीन्स रियल इंजन की एफिशिएंसी 70% से कम होगी। जनरली जो रियल इंजन होते हैं वो ऑपरेट होते हैं बिटवीन 30 to 50% एफिशिएंसी। इनकी थर्मल एफिशिएंसी 30 to 40% के दरमियानी होती है। ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से रियल इंजन में एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस भी होते हैं और अदर फॉर्म्स में भी एनर्जी लॉसेस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी लॉसेस होते हैं। इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स हीट इंजन साइकिल भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट इंजन की तरह ही काम करता है, मतलब सेम प्रोसेस को ही फॉलो करता है, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन। हीट इंजन में हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, जबकि रेफ्रिजरेशन साइकिल में हीट ट्रांसफ़र होती है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ। इसके अलावा हीट इंजन वर्क कर रहा था, जबकि रेफ्रिजरेटर पर वर्क होगा, मतलब वहाँ हमें वर्क आउटपुट में मिल रहा था या हम वर्क इनपुट में दे रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती जो किसी एक्सटर्नल वर्क के बगैर हीट को ट्रांसफ़र करवाए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ। मतलब अगर कोई डिवाइस हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव करवा रही है तो उस पर कोई ना कोई वर्क ज़रूर हो रहा होगा। मतलब जैसे कि अब इसका मतलब है कि रेफ्रिजरेटर में भी हम कोई ना कोई वर्क करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी लोअर से हायर की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए हमें कोई ना कोई वर्क करना ही पड़ेगा, लाजिम है, वर्क रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हैं हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ फ्लो कर रही है और इसके बीच में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। ये जो एरो हेड है वो रेफ्रिजरेटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब जो वर्क है वो रेफ्रिजरेटर पर हो रहा है। रेफ्रिजरेटर अपना फंक्शन वेपर कंप्रेशर साइकिल के थ्रू परफॉर्म करता है। वेपर कंप्रेशर साइकिल एक बहुत कॉमन कूलिंग मेथड है। यही मेथड एयर कंडीशनर्स में भी यूज़ होता है। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स का बेसिक फंक्शन तो सेम ही होता है। दोनों का बेसिक फंक्शन कूल करना होता है और ये कूलिंग मेथड है। तो दोनों के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन हो रहा होता है वो भी सेम होता है। वेपर कंप्रेशर साइकिल को फॉलो करते हैं दोनों। रेफ्रिजरेटर साइकिल में यूज़ होने वाले वर्किंग फ्लूइड को रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेंट में अमोनिया, फ्रेऑन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अक्सर टेस्ट वगैरह या MCQ टेस्ट वगैरह में भी यूज़ आ जाते हैं। ये तो कुछ पॉइंट हो गए रेफ्रिजरेंट के बारे में। अब हम आ जाते हैं वेपर कंप्रेशर साइकिल की तरफ। वेपर कंप्रेशर साइकिल 4 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है, जिनमें सबसे पहला है एवापोरेशन, द नेक्स्ट इज़ कंप्रेशन, द थर्ड वन इज़ कंडेंसेशन एंड द लास्ट इज़ थ्रॉटलिंग। मैं आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल डायग्राम के थ्रू डेमोस्ट्रेट करूँगी। वेपर कंप्रेशर साइकिल में रेफ्रिजरेंट सबसे पहले एवापोरेटर में एंटर होगा। एवापोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट एंटर होगा तो उसकी स्टेट क्या होगी, वो लिक्विड स्टेट में होता है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर लो होता है।
एवापोरेटर कोल्ड रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और रेफ्रिजरेंट को एवापोरेट कर देगा। एवापोरेशन के बाद रेफ्रिजरेंट गैसियस स्टेट में आ जाएगा, लेकिन इसका प्रेशर और टेम्परेचर लो ही रहेगा। मतलब अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। अब ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के बाद कंप्रेसर में इंटर होगा। कंप्रेसर में इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाएगा, जिससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और कंप्रेसर में ही रेफ्रिजरेंट पर वर्क डन होता है। यहाँ पर हम वर्क एज एन इनपुट देंगे। इसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर से लीव करेगा और कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और रेफ्रिजरेंट अपनी हीट और प्रेशर अपनी हीट रिलीज़ कर देगा और कोल्ड रिजर्वायर को मतलब जब रेफ्रिजरेंट अपनी हीट कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट कर देगा तो ख़ुद वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही रहेगा, मतलब हाई रहेगा। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व को थ्रॉटलिंग भी कहा जाता है। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट को सडन एक्सपेंड करेगा। सडन एक्सपेंशन की वजह से होगा ये कि जो डिक्रीज़ जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा रेफ्रिजरेंट का वो डिक्रीज़ हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। इनिशियल स्टेट क्या थी? लिक्विड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वापस ये लिक्विड फॉर्म में आ गया एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब भी रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड की फॉर्म में था। फिर वो इंटर हुआ एवापोरेटर में। एवापोरेटर में उसकी स्टेट चेंज हुई, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर वो गैसियस स्टेट में लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर कंप्रेसर में उस पर वर्क डन हुआ और उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। अभी भी वो गैसियस स्टेट में है। फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसियस स्टेट में ही रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में इंटर हुआ। कंडेंसर में इंटर होने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आ गया। अब रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। अब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गया किसमें? एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में ये रेफ्रिजरेंट सडन एक्सपेंड हुआ और सडन एक्सपेंड की वजह से वापस इनिशियल स्टेट में आ गया, क्योंकि लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड था और ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड एवापोरेटर में जाएगा और ये प्रोसेस अगेन रिपीट होता रहेगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा और रेफ्रिजरेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो वर्क डन होता है वो पावर सप्लाई की वजह से होता है। अगर हम पावर सप्लाई बंद कर देंगे ना तो वर्क डन जो है वो नहीं होगा और साइकिल स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह रेफ्रिजरेटर अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देगा, वो मज़ीद अपना फंक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा और जो कूलिंग का वो प्रोसेस कर रहा था वो बंद कर देगा और रेफ्रिजरेंट का अंदर का टेम्परेचर और बाहर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों के टेम्परेचर लेवल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये हमारा वेपर कंप्रेशर साइकिल था, ये कंप्लीट हो गया और आई होप वेपर कंप्रेशर साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम रेफ्रिजरेटर की इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है और रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब एट लोअर टेम्परेचर लेवल डिवाइड बाय वर्क डन।
अगर रेफ्रिजरेटर का एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए और इसके रिजेक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर की इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हाईली डिपेंड करता है ऑपरेटिंग कंडीशंस पे। इस ग्राफ को देखें, इसमें से एक हीट इंजन का प्रोसेस है और दूसरा रेफ्रिजरेशन साइकिल का। इन दोनों में सेम ही प्रोसेस हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक में वर्क और इसके अलावा एक में वर्क इनपुट होता है और दूसरे में वर्क आउटपुट हो रहा है। तो ये ग्राफ्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल और हीट इंजन में सेम प्रोसेस होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा होता है, और एक में वर्क इनपुट हो रहा होता है और एक में वर्क आउटपुट हो रहा होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like the video and share the video.